हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। तो ह्यूमन हेल्थ में हमने अभी तक पढ़ा है हेल्थ क्या होती है, ठीक है। और हेल्थ को आपने जर्नल वे में पढ़ा है, आपने बायोलॉजिकल वे में पढ़ा है। इसी के साथ हमने थोड़ा डिजीज के बारे में बात की है, डिजीज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, पैथोजेंस क्या होते हैं और पैथोजन के बेसिस पे जो डिजीज है वो कितने प्रकार की हो सकती है। जैसे कि कुछ डायरेक्ट यहाँ पर डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज में हमने कहा। पैथोजन के बेसिस पे आपने अलग अलग प्रकार के डिजीज वहाँ पर पढ़ी हैं, जैसे कुछ डायरेक्ट हो जाती है तो कुछ वेक्टर के थ्रू यहाँ पर स्प्रेड होती हैं। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में आपने बेसिक चीजें अभी तक पढ़ी हैं, आज थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे चैप्टर को। इससे पहले आपका जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे कि ये जो आपकी स्लाइड इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हमने हेल्थ की जो डेफिनेशन है हमने कहा कि हेल्थ में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल या सोशल जो बिहेवियर है या सोशल जो हेल्थ है वो सारे इंक्लूड होते हैं। इट मीन्स कि हेल्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि डिजीज फ्री बॉडी। इट मीन्स कि आप मेंटली फ्रेश हैं, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं या सोशली वेल डेवलप्ड हैं या फिर आपने कहा कि मेच्योर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो हेल्थ होती है उसको हम कंबाइंडली क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। किसी एक आपने कहा कि ठीक है आप फिजिकली फिट है लेकिन आप मेंटली फिट नहीं है तो आप हेल्दी नहीं कहलाएंगे, या आपने कहा कि आप इमोशनली बहुत फिट नहीं है, आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो आपने कहा अगर इमोशनली फिट नहीं है इट मीन्स कि आप मेंटली भी फिट नहीं होंगे। ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। आपने कहा कि जो जितने टाइप के आप हेल्थ पढ़ रहे हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसी के साथ हमने कहा कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। हर टाइप की हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे हैं। आपने कहा एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर होना है तो होगा, अगर डोमिनेंट कंडीशन में है तो आपने कहा होगा। हो सकता है कि उसके रोकथाम के कुछ आपने कहा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। इसके साथ हमने कहा हमारा लाइफस्टाइल जो 100% हमारे हाथ में है, हम चाहें तो अपने लाइफस्टाइल को कैसे भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आते हैं इन्फेक्शंस या जो संक्रमण होते हैं। आपने कहा कि ये कुछ हद तक हमारे हाथ में है भी और कुछ हद तक नहीं भी हैं। आपने कहा इन्फेक्शंस को होना, इन्फेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि हमारे चारों ओर क्या है, आपने कहा माइक्रोब्स हैं। और अगर माइक्रोब से होने वाली कोई डिजीज है तो वो ईजिली स्प्रेड होगी यहाँ पर, लेकिन उसके रोकथाम हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा हमने कहा अवेयरनेस होनी चाहिए, यहाँ पर हमें नॉलेज होनी चाहिए किसी भी डिजीज़ के बारे में, किसी भी पैथोजन के बारे में। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड आती है जिसमें आपने डिजीज़ के बारे में बात की। आपने कहा डिजीज़ क्या होती है, बीमारी क्या है। आपने कहा आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक सेल नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है। अगर किसी पैथोजन या किसी रोगजनक या किसी फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही है या फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है या एबनॉर्मलिटीज आपको दिख रही हैं या कुछ आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या डिजीज कॉज हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि डिजीज को कॉज करने वाले जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजन, और पैथोजन को आप हिंदी में कहते हैं रोगजनक। तो आप इजीली समझ सकते हैं रोगजनक यानी कि जो रोग को क्या करते हैं यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। आपने कहा कि हमारे पास जो डिजीज है वो दो प्रकार की हम देखते हैं बेसिकली। एक तो होता है कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। एक होती है संक्रामक, ठीक है, जो संक्रमित होती है। एक होती है असंक्रामक जो संक्रमित नहीं होती है। संक्रामक का मतलब है ये फैलेगी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है, इसे हम संक्रामक कहते हैं। और जो असंक्रामक होती है उसे हमने कहा कि ये इस प्रकार से फैलती नहीं है। जैसे डायबिटीज आपके पास एक एग्जाम्पल आता है, डायबिटीज ऐसे फैलती नहीं है, ठीक है। या फिर आपने कहा कि और जो चीज़ें होती हैं और जो बीमारी होती है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो ऐसा नहीं है कि वो फैलेगी। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन है तो उसमें उसके इम्पैक्ट देखे जाते हैं, जैसे शुगर है तो जेनेटिक हम कह रहे हैं लेकिन वो क्या है, आपने कहा वो कम्युनिकेबल नहीं है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर कम्युनिकेबल नहीं होते हैं। आपने कहा जेनेटिक डिसऑर्डर जो ट्रांसमिट होंगे वो आपकी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही होते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब है कि अगर कोई हवा, पानी और फूड यानी कि भोजन के माध्यम से कोई बीमारी फैल रही है उसी को हम इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो ध्यान रखिए कम्युनिकेबल डिजीज और जेनेटिक डिसऑर्डर दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कैटेगरी में अगर हम ध्यान रखें तो हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि कौन संक्रामक बीमारी है, कौन असंक्रामक बीमारी है। कभी कभी होता है क्या है कि असंक्रामक बीमारियों में भी हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे भेदभाव करते हैं, उससे दूर रहते हैं। तो हमें यही कहा गया है कि आपको हर एक डिजीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जो डिजीज है वो क्या है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, वो किस प्रकार से होती हैं, अगर वो फैलती है तो कैसे फैलती है, नहीं फैलती है तो ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है यहाँ पर, ठीक है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, किसी को आपने कहा थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फैलती नहीं है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप उस व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं, उस व्यक्ति से दूरी बना रहे हैं, या उस व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस में नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वहीं कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेबल होती है, संक्रामक होती हैं, जैसे आपने कहा कॉमन कोल्ड से लेकर के टीबी से लेकर के ये सारे आपके क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। लेकिन ध्यान रखिए ऐसे व्यक्तियों के साथ भी हमें भेदभाव नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम उस व्यक्ति को मोटिवेट भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम उसे अलग कर देंगे, ठीक है, हम उसे क्या करेंगे, किसी पब्लिक प्लेस में जाने से रोक लेंगे। हम ऐसे उपाय कर सकते हैं कि जिससे क्या हो, वो जो डिजीज है वो ट्रांसमिट भी ना हो, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो डीमोटिवेट भी ना हो, उसे ऐसा ना लगे कि उसके साथ कुछ अलग सा हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आपने कहा ह्यूमैनिटी को भी साथ रखना है और हेल्थ को भी साथ रखना है। तो इस प्रकार से हमने डिजीज के बारे में बात की। ये तो है एक जनरल जो चीजें हैं जो हम यहाँ पे बात करते हैं। अब आपने कहा कि कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक बीमारियों की अगर हम बात करें तो वो दो प्रकार की होती है। एक तो है डायरेक्ट किसी पैथोजन से हो रही है, एक है कि किसी वेक्टर के थ्रू फैल रही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, जैसे कुछ हमारे पास आती है, जैसे कि डेंगू आ गया है, जैसे कि चिकनगुनिया आ गया है। तो इस प्रकार की जो, जैसे मलेरिया आ गया है, इस प्रकार के जो यहाँ पर डिजीज होती हैं, ये क्या होती है, वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, ये ट्रांसफर कोई और यहाँ पर कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं आप इम्यूनिटी की तरफ। इम्यूनिटी क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी में लिखें तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स, कुछ हमारे इंग्लिश के वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें वर्ड से डेफिनेशन को बता देते हैं, कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें डेफिनेशन को बता देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों वर्ड्स को लेकर के चलिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें हिंदी में, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब मैंने कहा इम्यूनिटी, ठीक है, मैंने एक शब्द कहा इम्यूनिटी। क्या आपको इम्यूनिटी से कुछ समझ आया? नहीं, आपको इम्यूनिटी से कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अगर मैंने लिखा रोग प्रतिरोधक क्षमता, इससे आपको कुछ कुछ समझ तो आया होगा। रोग का मतलब आप समझते डिजीज है, प्रतिरोधक का मतलब होता है यहाँ पे इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर या रेजिस्टेंस, ठीक है। इनहिबिटर यानी कि जो रोकता है, प्रतिरोधक का मतलब होता है कि जो रोकता है, जो इनहिबिट करता है, जो एज अ बैरियर यहाँ पर काम कर रहा है। और क्षमता आप समझते हैं कि कैपेसिटी जो होती है। आपने कहा कि रोगों के प्रतिरोधक की जो क्षमता होती है, रोगों को रोकने की जो क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि हमारे शरीर में पाई जाती है। अब ध्यान रखिए, ये हर किसी के शरीर में पाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि कोई लंबा व्यक्ति है उसी में पाई जाती है, छोटे जिनकी हाइट छोटी उनमें नहीं पाई जाती है, या फिर ऐसा नहीं है कि जो साउथ के लोग हैं उनमें पाई जाती है, जो नॉर्थ के उनमें नहीं पाई जाती, ऐसा नहीं होगा। हमने कहा जो भी ह्यूमन बीइंग होगा, जो भी जीव होते हैं, उन सभी की बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखिए ये ज्यादा या कम हो सकती है, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। क्यों वैरी करता है? हमारी लाइफस्टाइल की वजह से वैरी करता है। हम यहाँ पर कैसी डाइट लेते हैं, हम अपनी बॉडी को कितना एक्टिव रखते हैं, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज होती है, मेंटल एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि न्यू बॉर्न बेबी है, तो कहा जाता है कि न्यू बॉर्न बेबी जो है, उसे उसकी जो मदर का वहाँ पे मिल्क होता है, वो यहाँ पर उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। तो जो स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं, 1 से 2 दिन जो होते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी न्यूबॉर्न के लिए।
तो अगर वहाँ पर न्यूबॉर्न को फीडिंग कराई जाती है तो वहीं से उसकी इम्यूनिटी बढ़नी शुरू होती है। ऐसा नहीं कि उसके पास इम्यूनिटी है ही नहीं, है उसके पास इम्यूनिटी, लेकिन वो बहुत वीक है। जो इम्यूनिटी बन रही है, जो इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए आपने कहा कि जो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका एक अलग से नाम हम पढ़ते हैं। एक बार घर से आप लोग पढ़ करके आएंगे, क्योंकि आप इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ करके आएंगे कि उस मिल्क को हम क्या कहते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि एटलीस्ट 6 मंथ तक तो क्या होता है, जो न्यू बॉर्न है उसे फीडिंग कराना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसकी जो इम्यूनिटी बन रही है उसकी मदर के मिल्क से ही बनेगी वो। ठीक है, तो हमने कहा कि एक तो ये चीज है। उसके बाद अब जब जो बच्चा है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आपने कहा आपने अलग अलग स्टेजेस पढ़ी हैं, जैसे शैशव अवस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, किशोर अवस्था आती है। अब जब बच्चा, हमने कहा कि बाल्यावस्था की 2 फेजेस होती हैं, ठीक है, अर्ली एंड लेट होती हैं, पूर्व और बाद की जो बाल्यावस्था होती है। जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तब आप इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अब आपने कहा कि जो बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है, जब खाना खाने लगता है, वहीं से स्टार्ट होता है कि आप उसे क्या खिला रहे हैं, किस टाइम पे खिला रहे हैं, आप उसकी बॉडी कितनी हद तक एक्टिव है। ठीक है, ये चीज़ें हम पे भी अप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों की बात चल रही है, आपने कहा ये सभी पे अप्लाई होती है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है या आपकी इम्यूनिटी कैसी है। क्लियर है यहाँ पे? अब हमने कहा कि हमारे सबके शरीर में क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। अब आप जो भी मेडिसिन आप लेते हैं, या कभी कभी आप मेडिसिन भी नहीं लेते, जैसे कॉमन कोल्ड सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास आता है, मैक्सिमम केस में हम उसमें दवाई नहीं भी खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। 1-2 दिन तक हमें क्या होता है, कोल्ड होता है, थोड़ा सा आपका सर भारी होगा। ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं कि दवाई ना खाएं, क्योंकि 1-2 दिन में तो वैसे भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा हमें क्यों पता है? क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हम में है। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर जब आपको कोल्ड हो रहा है तो आप म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, कफ जो होता है, म्यूकस का जो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपने कहा आपको चोट लगती है, वहां पे जो पस बनता है। ठीक है, आपने कहा आपके फेस पे पिंपल बनते हैं। ये सारी चीजें, ये सारा इंडिकेट करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। आगे जाके बात करेंगे कि पस क्यों बनता है हमारी बॉडी में, या फिर पिंपल से जो व्हाइटिश या येलोइश, व्हाइटिश येलो जो सब्सटेंस निकलता है वो क्यों निकलता है, म्यूकस का फॉर्मेशन क्यों यहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो भी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, ये हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसी के द्वारा होती हैं। तो हमने कहा यहाँ पे कि हमारी जो बॉडी है वो खुद ही क्या करती है, रोगों से लड़ती है। अब आप दवाई भी खा लेते हैं तो एक्चुअली में जैसे दवाई जो है, जैसे वैक्सीनेशन जो है, तो वैक्सीनेशन कराए ही इसलिए जाते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो। ठीक है, अल्टीमेटली काम आपके इम्यून सिस्टम को ही करना है, यहाँ पर बस उसे एक्टिवेट होना पड़ता है। तो आपने कहा कि मैक्सिमम जो चीजें होती है वो हमारा इम्यून सिस्टम वहां से क्या करता है, हमें ठीक कर लेता है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो गया तो आपको दवाइयों की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी से क्या समझे, आपने कहा हमारे पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे कि हमारा शरीर रोगों से लड़ सकता है। जैसे एग्जांपल हमने कहा कॉमन कोल्ड है, जैसे आपने कहा कफ होती है, तो ऐसा नहीं है कि हमको हर बार दवाई लेनी पड़ती है, आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेते हैं, गर्म पानी पियेंगे, आप ठंडे से बचेंगे, आप ठीक हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी आपने कहा कि आपको हेडेक हो रहा है या कभी कभी आपका स्टमक पेन है, अगर हल्का है तो हम लोग दवाइयाँ नहीं लेते हैं। तो आपने कहा कि आपने दवाई नहीं ली, फिर भी आप ठीक कैसे हो गए? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम काम करता है वहां पर। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सभी हम चीजें समझेंगे। तो इम्यूनिटी के बारे में आप समझे, रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी, या रोग प्रतिरोधक जो तंत्र आपका होता है, ये जिसे आप इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता आपको देता है। अगर डेफिनेशन हम पढ़े तो हमने क्या पढ़ा, आपने कहा इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिजीज। आपने कहा कि इम्यूनिटी क्या है, हमारे शरीर की एबिलिटी है, हमारे शरीर की क्षमता है जो कि रोगों से खुद को क्या करती है, बचाती है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया। द बॉडीज इम्यून सिस्टम रिलीज एंटीबॉडीज टू फाइट ऑफ पैथोजेंस विच प्रिवेंट्स डिजीज। आपने कहा हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाएगा जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो कि रोगों से लड़ता है और हमारी सुरक्षा करता है। ये तो है इम्यूनिटी की डेफिनेशन। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आती है, 2 टाइप की हमारे पास होती हैं। तब आप समझेंगे, जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी। पहले इम्यूनिटी की डेफिनेशन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए।
चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की हमारे पास मेनली आती है। पहली हमारे पास आती है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, एंड दूसरी हमारे पास आती है एक्वायर्ड। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी को आप क्या कहते हैं? जन्मजात। जन्मजात जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। जन्मजात का मतलब क्या है? जन्म से। और एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित। अर्जित का मतलब क्या होता है? अर्जित शब्द आपने सुना है? ज्ञान अर्जित करना, धन अर्जित करना, ठीक है। ध्यान देखिए, जन्मजात का मतलब होता है जन्म से, फ्रॉम बर्थ। अर्जित का मतलब होता है कि आपने बाद में उसे हासिल किया है। जैसे कि हमने कहा कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो क्या आप जन्म से ही आपके पास आप आपको लैंग्वेज आती थी, आप बोलते थे? यस और नो? आपने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने ऐसा तो नहीं सुना होगा कि न्यूबॉर्न जैसे ही क्या होता है, पार्चुलेशन होता है और जैसे बेबी का बर्थ होता है वैसे ही वो बोलना शुरू कर देता है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती है। वो रो सकता है, वो हंस सकता है, ठीक है, वो साउंड निकाल सकता है। हाँ, किसी भी लैंग्वेज को सीखने की उसके पास क्षमता है, कैपेसिटी है। चलिए, तो हमने बात की है लैंग्वेज की। हमने कहा कि लैंग्वेज जो यहाँ पे बच्चा है वो लैंग्वेज सीखने की उसके पास कैपेसिटी है, बट ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज उसे क्या आती थी, जन्मजात वो लैंग्वेज सीख के आया था। वो लैंग्वेज को क्या करता है? एक्वायर करता है, अर्जित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपने कहा कि बच्चे को आप किसी भी जगह किसी भी लैंग्वेज आप उसे सिखाओ, कोई भी लैंग्वेज आप उसे सिखाओ, वो इजीली सीख लेता है। इनफैक्ट हम लोग भी क्या करते हैं, अगर आपको नई लैंग्वेज सीखनी है तो हम लोग भी सीख जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमें पहले से कोई लैंग्वेज आती थी। अब हम उसके कंपैरिजन में क्या करते हैं, दूसरी लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो वो इजी भी होता है लेकिन वो टफ भी पड़ जाता है हमारे लिए। जब आप भाषा को पढ़ते हैं, लैंग्वेज को पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि जो इम्यूनिटी है दो टाइप की है, इनेट है और एक्वायर्ड है। अब हम दोनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। हमने कहा इनेट इम्यूनिटी होती है आपके पास जन्म से। जन्म से यानी कि जो आपके पास फ्रॉम बर्थ होगी, ठीक है। ये हमारे पास आती है चार टाइप की। चार टाइप में कौन कौन से होंगे? आपने कहा सबसे पहले आपके आते हैं फिजिकल बैरियर। दूसरे हमारे पास आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तीसरे हमारे पास आते हैं सेल्यूलर बैरियर। चौथा हमारे पास आता है साइटोकाइन। ठीक है, चार टाइप के आपके क्या आते हैं यहाँ पर? इम्यूनिटी आती है, जो इनेट इम्यूनिटी होती है। फिजिकल बैरियर में, फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे आपको खुद ही आइडिया यहाँ पर आ जाएगा। मैंने कहा फिजिकल बैरियर में आपकी आती है स्किन। अब बताइए, स्किन हमारे पास फ्रॉम बर्थ होती है, जन्म से हमारे पास हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है। स्किन आपकी क्या आता है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है। हमने जब पढ़ा था, जब आपने क्लास 8वीं चैप्टर पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड भी हैं, हमारे फो भी हैं, यानी कि हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। कुछ बेनिफिशियल होंगे, कुछ हार्मफुल होंगे। इसी के साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी सराउंडिंग्स में होते हैं, हमारे चारों ओर यहाँ पर पाए जाते हैं।
ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं करती है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। तो हमने कहा कि क्योंकि हमारे चारों ओर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये इजीली हमें बीमार कर सकते थे अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते। तो हमने कहा वहाँ पे हमारी जो स्किन है वो एज अ बैरियर काम करती है, और हमने कहा हर टाइप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी स्किन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं कि जो हमारी स्किन को क्रॉस कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो आपकी स्किन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो स्किन यहाँ पे क्या कर रही है, आपकी सुरक्षा आपको प्रदान कर रही है। ये तो हमने बात करी है यहाँ पे फिजिकल बैरियर्स की। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल बैरियर, जितनी भी लिक्विड आपकी बॉडी में, जितने भी केमिकल्स आपकी बॉडी में आते हैं, जैसे कि हमने बात की है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, डाइजेशन में आपने पढ़ा है, जैसे कि लाइजोजाइम इन टीयर्स एंड सलाइवा। जल्दी से बताइए लाइजोजाइम क्या काम होता है, सलाइवा में एक और एंजाइम होता है उसका क्या काम होता है। चलिए, तो आपने देखा कि सलाइवा में हमने एक तो पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज, और एक हम पढ़ते हैं यहाँ पर लाइजोजाइम्स। सलाइवरी अमाइलेज का जो फंक्शन यहाँ पर हमने पढ़ा था, हमने कहा था वो क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन करेगा। लाइजोजाइम्स आपके भोजन के साथ जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं उन्हें किल करता है। लाइजोजाइम सेम आपके टीयर्स में, यानी कि आपके जो आंसू होते हैं उनमें भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में होता है, जो कि क्या करेगा, मीडियम को एसिडिक भी बनाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करेगा। आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल्स आते हैं वो फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम यहाँ पर कर रहे हैं। अब आपने कहा पैथोजन से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो आपको क्या दे रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। सेलुलर बैरियर में आपने कहा मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल है, ठीक है। ये सारे आपके क्या आते हैं, यहाँ पर सेलुलर बैरियर्स में आते हैं। अब मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल आपको समझ अभी नहीं आएगा, आगे जाके बात करेंगे। इन शॉर्ट आप क्या समझे, देखिए हमने कहा यहाँ पर जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें आपकी स्किन आती है, आपके जितने भी यहाँ पे क्या आते हैं केमिकल्स आते हैं वो आते हैं। अभी का कुछ मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर आती है, ये आपके पास जन्म से होती है। जैसे कि जन्म से आपके पास एक और चीज होती है, वो है ब्लड। ब्लड का आपने पार्ट जब पढ़ा तो आपने ब्लड में एक टाइप की सेल पढ़ी जिसे आप डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आपके इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे जाके देखेंगे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी और उसके टाइप्स को आप यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए आप बात कर लें यहाँ पर थोड़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी को अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने कहा कि हमने कहा कि डब्ल्यूबीसी इनेट इम्यूनिटी है, तो यहाँ पर हमने डब्ल्यूबीसी कहीं लिखा क्यों नहीं है। जो आपके न्यूट्रोफिल होते हैं, जो आपके मैक्रोफेज होते हैं, ये सारे आपके डब्ल्यूबीसी में ही पाए जाते हैं। तो पढ़ ले थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी को। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। आपके पास आता है इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, ठीक है। दो प्रकार की इम्यूनिटी हमने पढ़ी है। हमने कहा एक जो हम पढ़ रहे हैं वो है इनेट इम्यूनिटी, एक है अडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दोनों एक का ही नाम है, ठीक है। एक्वायर्ड में आपने कहा नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में आपके पैसिव होते हैं, ये मैटरनल जो आपके होती है, या फिर एक्टिव या इन्फेक्शन जो होते हैं। पैसिव में आपने कहा एंटीबॉडीज ट्रांसफर होता है या इम्यूनाइजेशन होता है। सभी को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग इस चार्ट को ध्यान से देख लेंगे। चलिए क्लियर है। अब बात कर ले, यहाँ पर आपने कहा कि जो बात कर रहे थे आप सेलुलर बैरियर्स के बारे में। सेलुलर बैरियर्स में हमने कहा हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो आपकी हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे,
ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो WBC है, जब आपने ब्लड पढ़ा होगा, सबसे पहले ब्लड को देखेंगे, ब्लड का कंपोजिशन क्या आपने कहा, प्लाज्मा है जो 55% बनाता है, 40 to 45% आपकी ब्लड सेल्स बनाती हैं। ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, आपने कहा कि वहाँ पे मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो ब्लड का होता है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन, कुछ हॉर्मोन्स यहाँ पर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स की बात करें, आपने कहा व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। तीनों के फंक्शन आप लोग पढ़ करके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा WBC के बारे में बात करेंगे, WBC कितने प्रकार का होता है बात करेंगे, फंक्शनिंग को देखेंगे किस प्रकार की इनकी फंक्शनिंग होती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।